अब बात करें ब्रेन ट्यूमर्स, जो सेंट्रल और एंटीरियर स्कल बेस के ब्रेन ट्यूमर है, लेटरल स्कल की ब्रेन ट्यूमर है, वो हम ईएनटी वाले एंडोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली निकाल रहे हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की स्पेशली मेरे फील्ड की बात करूं तो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी तकरीबन 20 से 30% लोगों में विश्व में प्राप्त है। कान में अजीब सा बंद सा महसूस होना, खुद की आवाजें गूंजना, ये सारे लक्षण जो शुरू में आते हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। जैसे इस साइनस की प्रॉब्लम का नाम आता है, कई बार तो लोग एलर्जी की जुकाम और साइनस को सिनोनिमस समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। तो क्या ये एक ही चीज़ है या थोड़ा अलग है? एक होता है 6 से 12 सप्ताह तक चला या 12 सप्ताह से ऊपर क्रॉनिक बन जाता है। तो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस 2 तरह का हो सकता है। मेरे मन में ये आता है कि जब एक मनुष्य ने अपना शरीर आपको सौंपा है पूरे विश्वास के साथ, तो आप इतने स्किल्ड होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आप उसका हार्म ना करें। डू नो हार्म, नुकसान कुछ नहीं करना है, चाहे फायदा ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, एलर्जी स्पेशलिस्ट, आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर पवन सिंघल से, जो कि ईएनटी के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा नाम है। देश भर में इनकी ख्याति है। ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड है ईएनटी डिपार्टमेंट में, और इसी के साथ साथ राजस्थान ईएनटी एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी रहे हैं, राजस्थान मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के ये प्रेसिडेंट हैं, और इसी के साथ साथ इनकी जो पर्सनैलिटी है उसकी एक और खूबी है, वो है फोटोग्राफी। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक और नए इनिशिएटिव की शुरुआत करी है जिसका नाम है ईएनटी गुरुकुल। तो हम इनसे ही जानते हैं कि ये ईएनटी गुरुकुल क्या है। तो डॉक्टर पवन प्लीज बताइए कि ये ईएनटी की जो सर्विसेज है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ईएनटी में हमें कब दिखाना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ईएनटी स्पेशलिटी के अंदर आती है। देखिए, ईएनटी गुरुकुल के बारे में बताऊं जैसे, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है हमारे, वो मेडिकल अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट ज़्यादा अच्छा काम करता है, कुछ अच्छे ऐसे हैं जिनमें कोई फील्ड करता है। सारे मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, खासकर ईएनटी की अगर मैं बात करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ अब देखिए कि अगर आप कहीं सीखना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट से बाहर, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। उनमें है कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, लाइव सेमिनार्स, स्ट्रीमिंग, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखें तो इन दिनों कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप जो है वो बहुत महंगी है। उनका रजिस्ट्रेशन, वहाँ का आना जाना, होटल स्टे। तो मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि मैं पीजी स्टूडेंट्स और जूनियर कंसल्टेंट जो नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उनको ईएनटी का बहुत ज्ञान मिले, उनकी स्किल डेवलप हो, हैंड्स ऑन स्किल डेवलप हो, ताकि मरीजों की और अच्छे से सेवा कर सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, ईएनटी गुरुकुल करके, जिसमें हम लोग बहुत लो कॉस्ट रजिस्ट्रेशन के साथ में उनको एजुकेशन देते हैं। हम जैसे टेम्पोरल बोन वर्कशॉप, हैंड्स ऑन वर्कशॉप, लेटरल स्कल बेस वर्कशॉप, कॉक्लियर इम्प्लांट वर्कशॉप, जैसे अभी अगले 2 दिन में हम लोग एलर्जी पे वर्कशॉप कराने वाले हैं। तो एक ये इनिशिएटिव है ताकि यंग ब्लड को हम सिखा सकें ईएनटी क्या है। अब उन्हीं यंग ब्लड को ये सिखाना है कि ईएनटी क्या है, और आपके माध्यम से लोगों को बताना है कि ईएनटी इज नॉट कन्फाइंड। ईएनटी मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, केवल इसमें कन्फाइंड नहीं है। लोग समझते थे कान, नाक, गला, विशन। ईएनटी का फील्ड अब ड्यूरा से प्लूरा तक है, मतलब ब्रेन के लेवल से लेके फेफड़ों तक ईएनटी सर्जन का आजकल अधिकार है, क्षेत्र है। अब जैसे मसलन अब बात करें ब्रेन ट्यूमर्स, जो सेंट्रल और एंटीरियर स्कल बेस के ब्रेन ट्यूमर है, लेटरल स्कल की ब्रेन ट्यूमर है, वो हम ईएनटी वाले एंडोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली निकाल रहे हैं। और न्यूरो सर्जन्स को हम सहयोग करते हैं, एक एंडोस्कोपिक कॉरिडोर बना के देते हैं जिससे कि वो ट्यूमर को बिना चीर फाड़ के निकाल सके। ये बात होगी ड्यूरा की। लोअर लेवल की बात करते हैं प्लूरा की, तो हम लोग थायराइड वगैरह के कैंसर्स, कई तरह की और गांठें जो इवन मीडियस्टेनम में जाती है, उनको सीटीवीएस सर्जन के साथ में ओपन करके हम सहयोग से निकालते हैं। फॉरेन बॉडीज अगर सांस में फंसी हुई है, फेफड़ों में फंसी हुई है, वो हम ईएनटी सर्जन एंडोस्कोपी के माध्यम से निकाल पाते हैं। तो डॉक्टर पवन, आपने बताया कि कितना फैसिनेटिंग फील्ड है और कितना एक्सटेंसिव है, आम लोगों की सोच से भी बेहतर। इनफैक्ट डॉक्टर होते हुए भी मुझे ये नहीं पता था कि ईएनटी का स्कोप इतना वास्ट है। न्यूरो सर्जरी के फील्ड में भी आपका रोल हो गया है, और ऐसे ही चेस्ट सर्जरी में भी आपका रोल आ गया है। और इसी के साथ साथ आप जो ईएनटी गुरुकुल आपने शुरू किया, बहुत ही नोबल काज के लिए आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और उसी के अंतर्गत आप वर्कशॉप भी करने वाले एलर्जी के ऊपर। तो हमारी वार्ता भी हम एलर्जी से ही शुरू करते हैं।
तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में एलर्जी के मरीज बहुत सारे बढ़ गए हैं। खासतौर की बात करें हम एलर्जी की जुकाम की, जिसको कि हम सब लोग एलर्जिक राइनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है और बहुत सारे बच्चे बड़े इससे सफ़र करते हैं। तो कितनी कॉमन है ये बीमारी, क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे क्या कारण है? और अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग इसको मिस करते हैं, ये अंडर डायग्नोज कंडीशन है। Yes. तो ऐसा क्यों है और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि आम मरीज इसको पहचान सकते हैं? देखिए, एलर्जी जो हिंदी में बहुत ही गूढ़ शब्द है, प्रत्युर्जिता। एलर्जिक राइनाइटिस की, स्पेशली मेरे फील्ड की बात करूं तो एलर्जिक राइनाइटिस या नाक की एलर्जी तकरीबन 20 से 30% लोगों में विश्व में प्राप्त है। जो नए आंकड़े आ रहे हैं उसमें इसका प्रतिशत हर साल बढ़ा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कोविड के बाद से पिछले 3 वर्षों में मैंने इसके जो केसेस हैं मैंने बढ़ते हुए देखे हैं। कोविड ने कुछ तो इम्यूनिटी के साथ किया है कि लोग एलर्जिक हो गए हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को लोग वास्तव में बहुत ही सामान्य तरह से लेते हैं और इसकी अवहेलना करते हैं या फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आप 100 मरीज एलर्जिक राइनाइटिस के उठाएंगे, आपको खुद एक पीडियाट्रिक चेस्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, तो तकरीबन 100 में से 20 से प्रतिशत मरीजों में आप देखेंगे कि उनकी अस्थमा डेवलप हो रहा है। बिल्कुल। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो था, नाक की एलर्जी जुकाम होती रहती है, ठीक हो जाएगी, इसको इस तरह से लेना नहीं चाहिए। क्योंकि जुकाम ना केवल साइनसाइटिस और दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो साइनस और नाक के होते हैं उसको पैदा कर सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस के कारण यूस्टेकिन ट्यूब में प्रॉब्लम होकर कान के अंदर समस्याएं हो सकती है। आजकल ये मान लिया गया है कि जो एडिनोइड्स बच्चों में होते हैं वो एलर्जी से होते हैं, तो वो एलर्जिक राइनाइटिस इज कॉजिंग एडिनोइड हाइपरट्रॉफी, उसके कारण कान को असर होना। तो ये दोनों बीमारियां, कान के अंदर मवाद का बढ़ जाना, पर्दे में छेद हो जाना, कान की हड्डियों का गलना, सुनने में कमी आना, कान में अबनॉर्मल आवाजें जिन्हें हम टिनाइटिस कहते हैं वो करना, इस तरह की कई चीजें हो सकती है। दूसरी चीज, जो लोग एलर्जिक होते हैं उनको एक विशेष तरह का चक्कर भी आता है कई बार, जिसको हम अक्यूट वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहते हैं। इसी तरह से जो मेनियर्स डिजीज होती है कान की, वो भी एलर्जी से एसोसिएटेड होती है। और फिर एलर्जी से के कारण ही ब्रोंकाइटिस होना, एलर्जी के कारण एस्थमा होना, एलर्जी के कारण आप देखिए कि ऐसे कई चीजें एसोसिएटेड है। जैसे आप बात करें, कई ट्रायड्स हैं जिनमें एस्पिरिन से सेंसिटिविटी रहती है, नाक में पॉलिप्स बन जाते हैं, मांस बढ़ जाते हैं, एस्थमा हो जाता है, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि चेस्ट और नाक अलग नहीं है, क्योंकि जो अंदर की श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकोसा है वो नाक से लेके फेफड़ों तक सब कंटिन्यूएशन में है। तो इट इज अ यूनिफाइड एयरवे डिजीज या सिंगल म्यूकोसा सिंगल डिजीज कॉन्सेप्ट नाउ। तो एलर्जिक राइनाइटिस को बिल्कुल इसकी अवहेलना ना करें, ये बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट बीमारी है। पहले के लोग तो मानते थे ठीक नहीं होती, लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर पवन, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस को अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया जाए तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो कि गले तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका असर हमारे ब्रेन पर और इवन चेस्ट तक होता है कि अस्थमा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लंबे समय से लक्षण है, कई बार उनको खुद को भी नहीं पता होता कि उनको ये समस्या है, बस जैसे उनकी नाक बंद हुई तो वो मुश्किल से सांस लेते रहते हैं और कई बार नाक में खुजली हुई तो वो इस तरह से करते रहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से कॉमन लक्षण हैं जिनसे कि आम आदमी ये पहचान सके कि उनको एलर्जी की जुकाम है या क्रोनिक राइनाइटिस है। तो देखिए, बार बार नाक से पानी आना, जुकाम होना, नाक बंद होने का एहसास होना, नाक में खुजली होना, आंखों में खुजली होना, ज्यादा पानी गिरना आंखों से, सिर में अजीब सा भारीपन सा रहना, यहाँ आपके जो चीक है यहाँ पर गाल, यहाँ भारीपन सा रहना, और हल्का सा आपका कंसंट्रेशन में कमी हो जाना। क्योंकि अगर आप देखेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की जो ARI गाइडलाइंस हैं वो अब कहती है कि ये सीजनल या पेरिनियल नाम सही नहीं है, वो अब है इंटरमिटेंट या परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें कि जो इंटरमिटेंट होता है उसमें सप्ताह के 4 दिन से कम आपको ये हो रहा है, आपकी डेली रूटीन को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन ये आप खुद एलर्जी की प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा एक थ्रेड लाइन डिफरेंस है कि कब वो इंटरमिटेंट परसिस्टेंट में बदल जाता है और आपके दैनिक कार्यों को भी प्रभावित करता है। हो सकता है आप उसके लिए अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन आप हमेशा डल सा फील होना, नींद सी आती रहना, आपकी कंसंट्रेशन में कमी आना, आपकी स्मरण शक्ति में कमी आना,
आपकी नींद डिस्टर्ब होना, रात में खांसी करना, गले में ये जो कफ पोस्ट नेजल ड्रिपिंग से गिर रहा है, और नीचे स्पाज्म आना कि सांस की दिक्कतें होना, या कभी कभी आपको रियली खांसी, सांस में दिक्कत आना, कान में अजीब सा बंद सा महसूस होना, खुद की आवाजें गूंजना, ये सारे लक्षण जो शुरू में आते हैं वो एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। और अगर इनके साथ एसोसिएटेड सेकेंडरी हैं तो वो है कान में दर्द होना, सुनने में कमी आना, पानी का सा एहसास होना, नीचे झुकने पर भारीपन का महसूस होना, एक अजीब तरह की ठसके वाली खांसी का आते रहना, फीवरिश सा फील करना, फीवर नहीं आ रहा है लेकिन आप फील कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड द होल डे। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण है जो एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। तो डॉक्टर पवन, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस के आपने बहुत सारे लक्षण बताए मरीजों को, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ओवर द काउंटर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सेट्रिजिन, और खासतौर पर सेट्रिजिन मोंटेलुकास का जो कॉम्बिनेशन है वो लेफ्ट एंड राइट यूज एंड मिसयूज हो रहा है। हाँ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोग बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो क्या इनका इस्तेमाल लंबे समय के लिए सेफ है, और क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए एलर्जी के जुकाम का? तो देखिए, अगर आपके इंटरमीडिएट या कभी कभी एलर्जिक राइनाइटिस होती है तो पहली चीज तो बिना चिकित्सकीय परीक्षण और परामर्श के कुछ नहीं दवा ना। एक लोगों की जो गंदी आदत है, और हमारे राष्ट्र में थोड़ी सी कमी है कि विज्ञापन जो है वो लोगों को उद्वेलित करते हैं चीजों को काम में लेने के लिए, जैसे कि ड्रॉप्स है जालोमेटाजोलिन। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा लेकिन आप रोज ऐड सुन सकते हैं। जालोमेटाजोलिन ड्रॉप 5 से 10 दिन मैक्सिमम हम लोग एडवाइस करते हैं, उससे ज्यादा अगर आप काम में ले रहे हैं तो आपकी नाक की श्लेष्मा झिल्ली जो है उसको सुझा देता है। वो बल्कि क्या करता है, जैसे आपने थोड़ा रिबाउंड कंजेशन करके आपकी नाक को बंद करना, सूंघने की क्षमता को कम करना करेगा। और अगर आप प्रोलॉन्ग्ड यूज बार बार लिए जा रहे हैं, आपकी स्मरण शक्ति, आपकी घ्राणेंद्रियां प्रभावित होती हैं, सूंघने, खुशबू बदबू का एहसास खत्म हो जाएगा, आपके नाक में क्रस्टिंग शुरू हो जाएगी, बहुत चींचड़े बनेंगे, आपकी नाक से ब्लड गंदा पानी आएगा, बदबू आएगी, कोई आपके पास बैठना नहीं जाएगा, जिसको एट्रोफिक राइनाइटिस ओजिना बोलते हैं। तो ये ड्रॉप्स का यूज लेना बंद करें। अब रही बात गोलियों की, लोग ओवर द काउंटर जाते हैं, सेट्रिजिन दे दीजिए, लिवोसेट्रिजिन दे दीजिए, इवन एलेग्रा जैसे ब्रांड है फिक्सोफेनिड दे दीजिए, वो गलत है। आप परामर्श लें, क्योंकि देखिए अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से जाएंगे और अगर आपको इंटरमिटेंट कभी कभी होता है तो आपको केवल H1 एंटीहिस्टामिनिक्स जो है वो 5 से 10 दिन आप लें। अवॉइडेंस इज द बेस्ट। भाई आप देखें कि आपको ऐसा क्या चीज के एक्सपोजर में आप आए, आपने खाया या एनवायरनमेंट ऐसा था जिससे आपको हो रहा है। तो मैं जब भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे बताता हूं तो मैं बोलता हूं कि 4 मुख्य एलर्जन है जिनसे आप बचें, चाहे से आपने एलर्जी जांच नहीं कराई हो, जैसे कि धूल, धुआं, ठंड, खुशबू की चीजें। अगर आप एलर्जिक है तो सबसे पहले इनको त्यागें, इनसे बचें। और दूसरी चीज है, अगर आपको एलर्जी है और छोटे टाइम के लिए है तो आप चिकित्सकीय परामर्श से केवल H1 एंटीहिस्टामिनिक लें, उसमें मोंटेलुकास ऐड ना करें, क्योंकि मोंटेलुकास कब ऐड करनी होती है, वो हमारा तीसरा स्टेप है, और वो हम सब ऐड करते हैं जब चेस्ट के लक्षण साथ में आ रहे हैं। और अगर ऐसा आती है प्रोबेबिलिटी कि आप H1 एंटीहिस्टामिनिक लाइक एस्टिमेजोल, लोराटिडीन, लिवोसेट्रिजिन, ओलापैटिडीन या बेटर ये ऑल जो नहीं आ रही है, बिलास्टिडेनॉल, इनसे सही नहीं हो पा रहे हैं तो INCS मतलब इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे आप ले सकते हैं। अब लोगों की भ्रांति आती है सब स्टेरॉइड स्प्रे नुकसानदायक नहीं है, वो केवल सरफेस पे काम करते हैं, ऑल्दो वो भी बिना चिकित्सकीय परामर्श के नहीं ले जाता टाइम। चिकित्सक ने एक बार लिखा आप लिए जा रहे हैं जिंदगी भर तो आपको ड्राइनेस, ब्लीडिंग ये सब कुछ कर सकता है, तो वो सेकंड है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि मुझे परसिस्टेंट रह रहा है, मुझे पूरे साल अगर ये रहता है और कुछ सालों से रह रहा है, फिर वापस चिकित्सक के पास जाएं, अपनी एलर्जी जांच कराएं, जैसे स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, इन विवो टेस्ट या इन विट्रो ब्लड से जांच होती है, स्किन प्रिक इज बेटर, उससे आपकी एलर्जेंस पता लग जाएंगे और आप उसके लिए एलर्जन इम्यूनोथेरेपी जो होती है, जो सबलिंगुअल थेरेपी है, वो आप ले सकते हैं, आप डिसेंसिटाइज कर सकते हैं। और मुझे लगता है आप उससे मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप विगत कई सालों से एलर्जी की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो डॉक्टर पवन, जैसे आपने बताया कि ओवर द काउंटर एंटी हिस्टामिनिक दवाइयों का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के तो ठीक नहीं है, और लंबे समय तक लेंगे तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट इनका जरूर होगा। खासतौर पर आपने भी बताया कि मोंटेलुकास को अगर लंबे समय तक हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव डालता है। खासकर बच्चों में मोंटेलुकास नहीं काम में लेना चाहिए क्योंकि साइकोसिस देखे गए हैं। बिल्कुल, बच्चों में मानसिक परिवर्तन इवन बड़ों में भी देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको इस तरह से ओवर द काउंटर ड्रग की तरह नहीं लेना चाहिए। तो जो एलर्जी की जुकाम का बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है नाक के स्प्रे, जिनमें कि बहुत ही लो डोज स्टेरॉइड्स की आती है, वो बेस्ट कंट्रोल करता है। और अवॉइडेंस, आप एलर्जिन को पहचानें, उनको अवॉइड करें, उनसे बचें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाएं, और थोड़ा सा अनुलोम विलोम करें, योगा करें। तो इनके ऊपर भी हम आएंगे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने भी इसमें बीच में हमें बताया था कि एलर्जी की जो जुकाम है उससे जुड़ी हुई समस्या है साइनस। जैसे इस साइनस की प्रॉब्लम का नाम आता है, कई बार तो लोग एलर्जी की जुकाम और साइनस को सिनोनिमस समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। तो क्या ये एक ही चीज़ है या थोड़ा अलग है? दूसरा, क्या ये एलर्जी की जुकाम का कॉम्प्लिकेशन है या साइनस के कोई और भी कारण है, और इसके लक्षणों को कैसे पहचानें? देखिए, पहली चीज तो लोगों का दिमाग में साइनस के दिमाग नाम से आता है। साइनस कुछ नहीं होता। साइनस खाली प्रकोष्ठ या खाली एरिया है हमारी स्कल बोन में, जो यहाँ पर है मैक्सिलरी साइनस, यहाँ एथमोइडल साइनस जो 15 से 20 होते हैं, या फ्रंटल साइनस, और पीछे की तरफ एक स्पिनोइड साइनस। साइनस का काम भगवान ने साइनस क्यों दी है, हमारी बोन्स को पोला क्यों कर दिया है यहाँ से, ताकि आपका जो सिर है वो हल्का रह सके। आप जब तैरते हैं तो आपका सिर ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि साइनस है। दूसरी चीज, साइनस वेंटिलेशन होता रहे, आपको आर्द्रता प्रदान करती है, ह्यूमिडिटी करती है। जो आप ड्राई एयर नाक से ले रहे हैं, साइनस के सिक्रेशंस उसको गीलापन करते हैं, उसको पीछे की तरफ डायरेक्ट करते हैं। साइनस की श्लेष्मा में वायरस और बैक्टीरिया रोधी कीटाणु हमारे अवयव होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो साइनसिस का इतना सारा काम है। आप कहें नोज और साइनस अलग होना, ऑल्दो नाक की कैविटी, नेजल कैविटी और साइनस अलग है, बट साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि साइनस के छेद नाक की कैविटी में जुड़ते हैं, खुलते हैं। तो चाहे से एलर्जिक राइनाइटिस है या वायरल राइनाइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शियस राइनाइटिस है, नाक का इन्फेक्शन, साथ में साइनसाइटिस होना लाजमी है, क्योंकि सेम म्यूकोसा साइनस को भी ड्रेप कर रही है। तो जब भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है वो बेसिकली एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस है। क्यों होता है? पहली चीज तो एलर्जी, दूसरी चीज आपकी इम्यूनिटी कम होना, आपका एक्सपोजर ठंड से, धूल से, धुआं से, पंजेंट स्मेल से हुआ, या वायरल प्रोडोम चल रहा है किसी दिनों, या किसी दिनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहे हैं, आपने खाया पिया नहीं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, खट से साइनसाइटिस हो गया, या आपकी नाक की संरचना में बदलाव, जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, ट्रबिनेट मोटी होना, अंदर श्लेष्मा का फूलना, ये सब भी साइनस को ब्लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही साइनस ब्लॉक होते हैं तो उनके अंदर के जो अवयव, जो सिक्रेशन, म्यूकोसल ड्रेनेज है, वो अवरुद्ध होता है। वो म्यूकोसल ड्रेनेज सिक्रेशन जो हमारे लिए अच्छे थे, अब जैसे वो वहां रुकना शुरू करते हैं, थिक होना शुरू करते हैं, बैक्टीरिया उसके ऊपर, वो बैक्टीरिया का खाना बनते हैं और उसका साइनोसाइटिस इन्फेक्शन होता है, जिसको कि दवाइयों से या सर्जरी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि जो साइनस के कॉजेज है उसमें से एलर्जी भी है, पोल्यूशन भी है, इन्फेक्शन है, जिसके कारण जो ड्रेनेज है साइनस के अंदर, जो मटेरियल होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। तो इसके बाद जो लक्षण होते हैं एलर्जी की जुकाम से, इसके लक्षण किस तरह से भिन्न है? देखिए, एलर्जी में जैसे मैंने लक्षण बताया उससे भिन्न है। अगर आपको यहाँ दर्द होना, सिर में दर्द होना, दांतों में चीज चलना, बुखार होना, मलेज पूरी बॉडी में आपको कमजोरी सी फील आ रही है, फीवर आ रहा है, शूटिंग, पीछे से आपको बहुत ज्यादा पस नीचे गिर रही है और इतने सिक्रेशंस आए जा रहे हैं, साथ में खांसी का होना क्योंकि एसोसिएटेड होता है, ये सब लक्षण साइनसाइटिस की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे साइनस की जब बात आएगी इलाज की, तो जनरली हम सुनते हैं कि साइनस का ट्रीटमेंट तो सर्जरी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। साइनस का ट्रीटमेंट सर्जरी, मुझे लगता है कि 100 में से 1 या 2% केसेस में जरूरत पड़ती है। अभी जो इपोस है, यूरोपियन पोजीशन पेपर ऑन राइनोसाइनसाइटिस, वो सबसे बड़ी गाइडलाइंस देते हैं पूरे वर्ल्ड की, 2013, 17, 20 और 23 में मॉडिफाइड होकर आया है। उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
साइनोसाइटिस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। क्रोनिक राइनो, एक तो होता है एक्यूट हुआ, दवाई दी ठीक हो गया। एक होता है 6 से 12 सप्ताह तक चला या 12 सप्ताह से ऊपर क्रोनिक बन जाता है। तो क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस दो तरह का हो सकता है, बिना पॉलिप्स, बिना मांस बढ़े, या विदाउट पॉलिप के साथ में। इवन पॉलिप के साथ में भी अगर है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से 80-90% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, जरूरी नहीं इमीडिएटली सर्जरी करना। अब नई धारणा के अनुसार जो नेजल पॉलिप होते हैं, एलर्जिक पॉलिप, दैट इज ए मेडिकल डिजीज, वो सर्जिकल डिजीज नहीं है। क्योंकि अगर हम ऑपरेट भी करते हैं तो 15% मरीजों में वो पॉलिप दोबारा हो जाएंगे, क्योंकि इनहेरेंट एलर्जी को ट्रीट नहीं किया, रूट कॉज ट्रीट नहीं किया गया। तो आपको साइनोसाइटिस में देख रहे हैं कि अंदर नाक में पॉलिप है क्या। अगर पॉलिप है तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद सीटी स्कैन करा के देखते हैं, ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं कि नहीं, इस मरीज को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखने की जरूरत है और इसकी एलर्जी को एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर उनसे ठीक नहीं हो रहा है तब इस मरीज को ऑपरेट करने की जरूरत है, जिसके दो ध्येय हैं। ऑपरेट करने इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पॉलिप एकदम खत्म हो जाए, हम ऑपरेट दो तरीके से कर रहे हैं कि एक तो पॉलिप हटा के सांस का रास्ता खुल जाए, मरीज को सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाए। दूसरा, अंदर सांस का रास्ता खुलेगा, साइनस खोलेंगे, तो जो बाद में हम डूशेस देते हैं, नाक को साफ करने की, जलने की बताते हैं, उसकी जो ड्रग्स है वहां पहुंच जाए और बीमारी को खत्म करने में सहयोग करें। और तीसरा, एलर्जी का ट्रीटमेंट इनके साथ में देना। ये तो डॉक्टर पवन, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें बताया कि नाक में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है फिजिकल, जैसे कि म्यूको पॉलिप का है तो पॉलिप को हटाते हैं, या फिर जो रास्ता नहीं होता ड्रेनेज का, वो प्रॉपर ड्रेनेज का एक रास्ता बना दिया जाता है। तो साइनस सर्जरी में ये होता है। तो जब साइनस सर्जरी की बात आती है अक्सर लोग डर जाते हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड या कितनी सिंपल ये सर्जरी है और उसके बाद रिकवरी में कितना समय लगता है? देखिए, अगर पूर्व की तुलना में अब जो साइनस सर्जरी हम एंडोस्कोपिकली करते हैं वो बहुत सहज है, सरल है और कॉम्प्लिकेशंस नेग्लिजिबल है, बहुत नगण्य है। क्योंकि पहले जब करते तो हमारे पास एंडोस्कोप नहीं थे, तो हम बाहर से ही करते थे, तो हमारी विजन जो है, दृष्टि जो है, वो डेप्थ में, कोनों में नहीं पहुंच पाती थी। अब एंडोस्कोप से हमें पता है कि हम नॉर्मल एनाटॉमी को छोड़कर हम एबनॉर्मल टिश्यू और केवल साइनस के छेद को खोल के उनको ड्रेनेज को विकसित करें। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यदि आप ट्रेंड नहीं है, यदि आपने सीटी स्कैन को ढंग से नहीं पढ़ा, क्योंकि जो नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं, जो वाइटल स्ट्रक्चर्स है, जैसे आंख पास में, आंख की नस, ऑप्टिक नर्व पास में, पीछे खून की सबसे बड़ी नली जो होती है कैरोटिड पास में है, ब्रेन पास में है, तो ये सब चीजें पास है। तो आपको अपनी अप्रोच बहुत नॉलेज वाइज बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए, आपकी मैन्यूवरेबिलिटी जब आप कर रहे हैं, आपके स्किल डेवलप होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाइटल स्ट्रक्चर कहाँ है, आपको सीटी स्कैन और एमआरआई पढ़ना आना चाहिए। अच्छा, इसीलिए हम लोगों ने ये गुरुकुल और ये वर्कशॉप्स हम कराते हैं ताकि लोग अभ्यस्त हों, लोग कैडेवर्स पर, शवों पर जो है उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि सेफ्टी मेजर्स लिए जा सके। क्योंकि जब आप डील करते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ, तो मेरे मन में ये आता है कि जब एक मनुष्य ने अपना शरीर आपको सौंपा है पूरे विश्वास के साथ, तो आप इतने स्किल्ड होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए, आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आप उसका हार्म ना करें। क्योंकि हमारी हिप्पोक्रेटिक ओथ में सबसे पहली चीज कही गई है, डू नो हार्म, नुकसान कुछ नहीं करना है, चाहे फायदा ना कर सके। तो उसके लिए स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर पवन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में जनरली कॉम्प्लिकेशन नहीं होते और रिकवरी में कितना समय लगता है साइनस सर्जरी के बाद? देखिए, एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद में हम वॉश देते हैं, उनको जलनेती कराते हैं ताकि अंदर की म्यूकोसा वापस नॉर्मल हो जाए। 1 या 2 दिन 3 दिन पैक छोड़ते हैं, निकालते हैं, उसके बाद में क्लीनिंग करनी होती है। हम 1 से 2 वीक या 3 वीक पे बुला के मरीज को एंडोस्कोपिकली आउटडोर क्लीनिंग करते हैं, और उस क्लीनिंग के साथ साथ कुछ दवाएं दी जाती है, स्प्रे, स्टेरॉइड स्प्रे, जलनेती। मरीज बहुत अच्छा फील करते हैं और ये बहुत अच्छी विधा है। अब नई कुछ चीजें हमारे पास जुड़ गई हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इधर वाइटल स्ट्रक्चर्स की, तो अब नई सिटी नेविगेशन टेक्निक है। इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेट करते हुए हमें पता होता है हम किसी वाइटल स्ट्रक्चर के पास हैं क्या, हमें स्क्रीन पे दिख जाता है। डिब्राइडर, कॉबलेटर, लेजर, ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको काम में लेके हम और अच्छी दक्ष
प्रिसाइज सर्जरी कर सकते हैं। तो डॉक्टर पवन, हमने एलर्जी के जुकाम और साइनस के बारे में बात करी, तो यहाँ जो मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल ट्रीटमेंट है, इसके अलावा क्या कोई ऐसी भी चीज़ है जो बिना दवाओं के, हम जिसको बोलते हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, या कोई लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं, या कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, प्राणायाम है, जिनके द्वारा हम इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, या दवाइयों का उपयोग को हम कम कर सकते हैं? देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जी अभी क्यों बढ़ी है? अगर आप सीधा देखेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे उनको बहुत एलर्जियां कहाँ होती थी, क्योंकि बचपन से बल्कि वो चीजों के संपर्क में रहते थे, वो धूल के संपर्क में थे, वो खेतों में वनस्पति के संपर्क में थे, स्वस्थ चीज खाते थे, एकदम फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, हर चीज फ्रेश खाते थे, आबो हवा बहुत अच्छी थी। अब धीरे धीरे हम अपने बच्चों को बाहर धूल में नहीं खेलने देना चाहते, हम उनको खेलने देना ही नहीं चाहते कि बाहर कहीं जाएंगे। बच्चे मोर ऑफ मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, तो उनका एक्सपोजर एलर्जन से नहीं हो रहा, खाने में फ्रेशनेस नहीं है। खाना आप देखेंगे पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स, इसका चलन ज्यादा बढ़ गया है। लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे है कि फास्ट फूड की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जा रहा है, बच्चे फ्रूट्स नहीं खाना चाहते। आप खुद देखेंगे, अगर हम रिट्रोस्पेक्टिवली सोचें तो आप देखेंगे कि पिछले 10 दिन में मैंने कितने फ्रूट खाए, या मैंने कितना सैलेड्स खाए, या मैंने कितनी हरी सब्जियां और उनकी वो सेवन किया। तो मैं मैसेज तो यही देना चाहूंगा कि आप हरी सब्जियां, फ्रूट्स का सेवन बढ़ाएं, ड्राई फ्रूट्स का सेवन बढ़ाएं, आप बाकायदा प्रकृति के संपर्क में आए। आप बहुत ज्यादा अपने आप को कन्फाइन ना करें बंद क्लोज प्लेसेस में। और पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है, हम जो कुछ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक लेवल पे कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो करें। जैसे गाड़ी साझा करें, पेड़ लगाएं चारों तरफ, क्योंकि पेड़ बेचारे खुद विष लेके प्रकृति का, वातावरण का, और आपको बिल्कुल फिल्टर्ड एयर देते हैं, और हम पेड़ काटे जा रहे हैं। तो पेड़ खूब सारे लगाएं, गंदगी ना फैलाएं, क्लोज कंटेनर्स में गंदगी को रखें, और ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद आती है कि प्राणायाम और वो, तो मुझे लगता है कि यदि आप रोज वॉक करते हैं या थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम करते हैं, या नहीं करते हैं तो करना शुरू करें, और अगर ये करते हैं तो साथ में योगा लाएं, चाहे से वो सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, आपके श्वसन की क्रिया को खींच के थोड़ा सा होल्ड करके धीरे धीरे छोड़ना, फिर देखिए आप कितने सेकंड, मिनट तक ये कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत काम आती है। और एकाग्रता, आंखें बंद करके एक बिंदु पर या एक चीज पर, आप यकीन करेंगे जब आप ये करना शुरू करते हैं तो एक पुंज, प्रकाश पुंज आपको बीच में अपने नजर आना शुरू कर देता है, आंखें बंद करके अभ्यास से। फिर वो जो चक्र हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने लिखे हुए, आप फील कर सकते हैं उन चक्रों को। मैं पहले योगा बहुत करता था, अब इन दिनों थोड़ी सी व्यस्तता के कारण मैं मिस करता हूँ, लेकिन वो मैंने फील की है। तो अगर आप ये सब चीज कर सकते हैं तो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी साइंस बल्कि हमें दी हुई है, तो इन चीजों से हमारी ये एलर्जी के इंसिडेंट्स कम हो जाएंगे। और अपनी गाड़ी वगैरह का ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार चलाते रहते हैं, उनमें धुआं निकल रहा है, सफाई नहीं है, धूल नहीं है, यहाँ करेंगे तो धूल व्याप्त है। इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर पवन, जैसे साइनस में और एलर्जी के जुकाम में जलनेती या नेजल सलाइन इरिगेशन, इसका भी कोई रोल है? जी देखिए, जलनेती जो होती है उसके अंदर जो फ्लूइड आप काम में ले रहे हैं, आजकल कमर्शियली भी अवेलेबल है, वरना आप घर में बना सकते हैं। मीठा सोडा और चुटकी भर नमक, इनसे मिला के अगर आप बनाते हैं, और या तो जलनेती का जो लोटा आता था उससे आप करें यूं इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ थोड़ा पीछे जाएं ताकि वो साइनस में रुके, उसके बाद आप उसको ब्लो कर दें। तो ये जलनेती वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट था, तो वो आप कर सकते हैं, घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। और जलनेती से का जो पानी होता है वो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, उसके ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। तो सोचिए वही फ्लूइड आप नाक को और साइनसिस को दे रहे हैं, क्लीनिंग कर, तो वो पूरे रिंज हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, म्यूकोसा को की सफाई जैसे होगी, श्लेष्मा हटेगा, तो जो वहाँ विब्रेसी हैं, जो हेयर सेल्स हैं, वो और ज्यादा काम करेंगी, उनको इससे पौष्टिकता मिलती है, उनकी वर्किंग बेटर हो जाती है, तो आपकी सांस की, साइनस की एक्टिविटी, आपकी सूंघने की क्षमता, ये सब बढ़ जाएगी।
डॉक्टर पवन, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जलनेती और नेजल सलाइन इरिगेशन बहुत ही हेल्पफुल है एलर्जी के जुकाम और साइनस की समस्या में। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब रात को सोते हैं तो उनके सांस में एक आवाज़ आती है जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मुंह खोल के सांस लेते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों के खराटों की आवाज आना, मुंह खोल के सांस लेने का उत्तरदायी है एडिनोइड्स, और आधे बच्चों के उन एडिनोइड्स के साथ टॉन्सिल्स भी होते हैं। एडिनोइड पहले मानते थे कि एडिनोइड एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, जो कि एडिनोइड टॉन्सिल के लिए लोगों की मिथ थी, क्योंकि टॉन्सिल का नाम आया हुआ है टॉन्सिला से, लैटिन वर्ड से। टॉन्सिला मतलब सेफ गार्ड। तो लोगों को लगता है टॉन्सिल और एडिनोइड सेफ्टी प्रदान करते हैं इन्फेक्शन से, जबकि ये गलत है। ऑल्दो लिम्फोइड टिश्यू होता है जो कि केवल शुरू के कुछ महीनों तक इम्यूनिटी दे सकता होता है, उसके बाद में यूजुअली 8 से 9 साल तक ये रिग्रेस कर जाते हैं, लोगों का मानना है। लेकिन अगर एडिनोइड और टॉन्सिल तकरीबन ग्रेड 3 ग्रेड 4 में है और वो सांस को रोक रहे हैं, तो और साथ में सांस को रोकने के साथ माउथ ब्रीदिंग हो रही है, तो इसकी जो प्रभाव आ रहे हैं दांतों पर, ओरल कैविटी पे, तालू का बढ़ना, नाक का बंद होना, फेफड़ों पे उसका दुष्परिणाम पड़ना, ये सारी चीजें होती है। फिर सेकेंडरीली कानों में पानी बढ़ना, छेद हो जाना या कानों के रिट्रैक्शन होना, पर्दे का चिपकना और हड्डी का गलना। तो अगर ग्रेड 1 और 2 एडिनोइड्स है तो आप इंटरनेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो जैसे कि मोमेटासोन है, बच्चों के लिए काम में आता है, वो काम में लें। एंटीस्टेमिक गोली काम में लें या सिरप काम में लें। और अगर ग्रेड 3 और 4 है और मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहे हैं तो ईएनटी सर्जन को दिखा के आप उनकी ऑपरेशन करवाएं। टॉन्सिल एडिनोइड का ऑपरेशन भयावह नहीं है। पहले किसी जमाने में जब टेक्निक्स अच्छी नहीं थी तब दिक्कत आती थी। आजकल कॉब्लेटर, डिब्राइडर, लेजर, इनकी मदद से, एंडोस्कोपिक टेक्निक्स की मदद से टॉन्सिल और एडिनोइड में बहुत कम, रेयरली कभी कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं और बच्चे को सेम डे इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। ये एक है। डॉक्टर पवन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि जो टॉन्सिल और एडिनोइड की समस्या है, इसमें सभी मरीजों को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टेरॉइड से, और कुछ केसेस होते हैं जहां पर हमें जरूरत पड़ती है सर्जरी की, और ये डे केयर सर्जरी की तरह है जहां पर जनरली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, सुबह भर्ती करके शाम को या अगले दिन मरीज को छुट्टी मिल जाती है। अब ये तो अब सब बातें करी हमने एलर्जी से संबंधित चीज़ों के बारे में। आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है, इसमें हम सब लोग टेक्नोलॉजी को इतना इस्तेमाल करते हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंटली, और मैंने खुद ने ये महसूस किया है कि जिस दिन मेरी बहुत लंबे समय तक फ़ोन पर बात हो जाती है तो मुझे कानों में एक इरिटेशन महसूस होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो जो मॉडर्न लाइफ में हम मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बात करने में, इनके जो स्पीकर्स की प्रॉब्लम है, इसी के साथ साथ जो दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस है जैसे ईयर प्लग्स है, ईयरबड्स है, हेडफोन है, इनका हमारे ईएनटी जो ईयर हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, और क्या इनका असर हमारी मेंटल हेल्थ पे भी है? जी देखिए कि तेज शोर या आकस्मिक तेज शोर या बहुत लंबे समय तक तेज शोर, तीखा शोर, जिस तरह का आजकल पॉल्यूशन से हमारे डिस्कोथीक्स, हमारे तेज आवाज में गाने बजाने चल रहे हैं शादियों में, फंक्शंस में, जो पाश्चात्य कल्चर संस्कृति घर कर रही है, क्लब पार्टीज, डिस्कोथेक, ये सारी चीजें। इसके अलावा ईयर प्लग्स, ईयरबड्स, हेडफोन का ज़्यादा यूज़, ये सब यूज़ धीरे धीरे ना केवल सुनने की क्षमता को कम कर रहा है, बल्कि कान में एबनॉर्मल आवाज़ें जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, घंटियों का बजना, हिसिंग का होना, सू आवाज़ का आना, वो कर रहा है। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन, अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं, पर्सनालिटी चेंजेस, नींद में डिस्टर्बेंसेस, इवन पागलपन हम लोगों ने लोगों में देखा है इसके कारण, और धीरे धीरे टिनाइटस और हियरिंग लॉस और डिस्टर्बेंसेस से कुछ मरीजों में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखी गई है। तो देखिए कितनी चीजें ये कर पा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि हम ईयरफोन्स, ईयर प्लग्स, हेडफोन का उपयोग सीमित समय के लिए करें, कोशिश करें ना करें, बहुत सीमित करें। आप बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में गाने ना सुने, म्यूज़िक ना बजाएं, ये जो लेट नाइट पार्टीज़ हैं इसमें ना रहें, मोबाइल लगातार ना लगाए रखें। मोबाइल केवल कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, आप उसको मनोरंजन का आधार ना बनाएं। मोबाइल केवल कम्युनिकेशन के लिए है, बहुत पास ना रखें। उसकी आवाज़ को, जो वॉल्यूम है उसको 80% से नीचे रखें। मोबाइल की बैटरी को फुल चार्ज ना करें
और जब बैटरी बिल्कुल डिम हो गई है तब यूज़ ना लें, क्योंकि उस टाइम वो ज़्यादा विकिरण फेंकती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी कान की और ओवरऑल स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। तो जो हमारे दर्शकों को क्या आप कोई समय सीमा बताना चाहेंगे जिसमें कि 20 मिनट प्रतिदिन या 1 घंटा पर मिनट तक इनका यूज सेफ है? तो क्या कोई ऐसी समय सीमा है जिस समय तक इनका यूज सुरक्षित है, ईयरबड्स, ईयर प्लग्स, हेडफोन्स इत्यादि का? देखिए, दोनों ही चीज़ों के लिए, मोबाइल का स्क्रीन टाइम और श्रवण यंत्रों का टाइम, दोनों का आधे घंटे से ज़्यादा एक दिन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नुकसानदायक है। डॉक्टर पवन, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि आधे घंटे से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसमें केवल हमारी ईएनटी या हमारे जो ईयर्स है उन्हीं की हेल्थ नहीं, इन जनरल पूरी हेल्थ पे इनका असर आता है। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं केवल ईएनटी नहीं, जनरलाइज बोलूँगा कि एक तो स्वस्थ रहने के लिए कहा गया कि स्वस्थ शरीर निरोगी काया और साउंड माइंड विद अ साउंड बॉडी। तो एक तो मस्तिष्क रूप से स्वस्थ रहें, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना हो। ऑल्दो जमाना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन आप अपनी गति को पहचानें, उस हिसाब से चलें। बहुत महत्वाकांक्षा में हम अपनी नींद छोड़ देते हैं, अपनी पूरी दैनिक जो दिनचर्या है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो अच्छी नींद लें, पौष्टिक आहार लें, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, आप पानी खूब पिएं, आप कोशिश करें फास्ट फूड कम से कम ले पाएं, आप तेल और मीठे का और नमक का सेवन कम करें, वो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। फाइबर युक्त चीज़ों का लें, मोटा अनाज ज़्यादा काम में लें और योगा करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक जरूर करें। बाकी चीज़ें मैं आपको पहले से ही आपको अवगत करा चुका हूँ। डॉक्टर पवन, आज के इस पॉडकास्ट में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही काम की जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।